A very good evening to all of you students. Today we are discussing about the topic of the second and third law of Kepler with the derivations, and also we derive the equation of gravitational. That means equation of the gravitational force. So students, एक बार फिर से मैं कमलेश ठक्कर असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर से आपके लिए एक और लेक्चर लेते हुए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है केपलर सेकंड एंड थर्ड लॉ। लास्ट क्लास में हमने केपलर का फर्स्ट लॉ देखा था और उसका डेरिवेशन देखा था। यहाँ हम उसका सेकंड लॉ देखेंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे, थर्ड लॉ भी देखेंगे और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, उसे भी डिराइव करके देखेंगे। सो केपलर का सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा जो है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। दैट मीन्स द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज सच दैट इट्स एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जो रेखी वेग होता है वो इस प्रकार होता है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका क्षेत्रीय वेग होता है या क्षेत्रीय चाल जो होती है वो हमेशा नियत होती है। ये बात पर हमें इम्पॉर्टेंट है कि जो क्षेत्रीय चाल होती है वो कैसी रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। यही केपलर का दूसरा नियम है। इसे और अच्छे से समझना है तो देखिए, हम एक फिगर यहाँ पर बना हुआ है। उस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि तीन हमारे एरिया बने हुए हैं। ASB बना है, CSD बना है और ESF बना है। ये जो तीन एरिया है, तो जब कभी भी कोई प्लैनेट इसमें मूव करता है तो ये तीनों एरिया जो है वो उसका एरियल स्पीड जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है, अगर उसकी डिस्टेंस ट्रेवल देखें यानी कि EF देखें या CD देखें या AB देखें, वो अलग अलग हो सकती है सेम टाइम में, लेकिन जो उसकी एरिया वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो लेट्स गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ। ओके, हम जानते हैं स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि जो सूर्य और ग्रह के बीच जो बल लगता है वो एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यदि वो एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब वो सेंट्रल फोर्स है, वो एक केंद्रीय बल है। अतः ग्रह का सूर्य के परितः जो कोणीय संवेग होगा उसका परिमाण और दिशा दोनों ही क्या रहेगी, अचर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स इट इज फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर द एंगुलर मोमेंट that means the angular momentum of the planet around the sun remains constant। चलिए डायग्राम देखते हैं जो पिछली बार भी हमने देखा था कि सन S है जो A से प्लानट B की ओर मूव करता है। A पर उसका पोजीशन वेक्टर R है और जब एट टाइम t से हम t+del t इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो r+del r हो जाता है। तो आगे क्या निकालना है? आगे हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट होगा अबाउट द सन वो होगा L = जनरल फार्मूला mr×v होता है, या अगर उसे एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लें तो वो होगा mr²ω इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। नाउ एरिया ऑफ डेल ट्राइंगल SAB, अगर हम SAB जो ट्राइंगल फिगर में बना हुआ है उसके एरिया की बात करें तो एरिया जो निकलेगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ इंटू r इंटू dr, वेर AB इज इक्वल टू dr। नाउ द एरियल वेलोसिटी, सिंस एरिया तो है हमारे पास, लेकिन एरियल वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उस dA का dt से हम डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स d/dt हो जाएगा। तो dA/dt 1/2 r वेक्टर इंटू dr/dt। नाउ dr/dt इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, सो v उसे लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि L/2m हमारी वैल्यू इसको लिखा गया है। एक्चुअली इसलिए लिखा गया है क्योंकि L की वैल्यू जो होगी वो 2m को अगर ट्रांसफर कर दें तो 2m इंटू 1/2 rv 2 कैंसिल होगा, जिससे हमारे पास जो आएगा वो mv इंटू r ही आएगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ही बन जाएगा, इसलिए उसके प्लेस पे L/2m लिखा गया है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो एरियल वेलोसिटी होती है जो प्लैनेट की अराउंड द सन, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट रहती है। ये प्रूफ हुआ हमारा सेकेंड लॉ। लेकिन अगर हम एरियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम उस फॉर्मूले को लेते हैं L/2m,
इक्वल टू क्या होगा, एल का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर ओमेगा 2m आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको याद होगा कि आर स्क्वायर ओमेगा को हमने एच एज्यूम किया था फर्स्ट लॉ का जब हम डिराइव कर रहे थे, तो एच बाय 2। तो वेर एच बाय 2 टू कैंसिल, तो एच इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा और एल बाय एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। दैट मीन्स जो एल की हमने बात की थी, लीनियर एरियल वेलोसिटी की बात की थी, उस एरियल वेलोसिटी की वैल्यू एल अपॉन 2m और जिसकी वैल्यू हमारे पास एल अपॉन एम के फॉर्म में एच बाय 2 के फॉर्म में आई। नाउ केपलर्स थर्ड लॉ पर चलते हैं स्टूडेंट्स। केपलर्स थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है और इसके डेरिवेशन को बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। केपलर्स का थर्ड लॉ यह कहता है कि सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो आर होती है या इलेप्टिकल एक्सिस होती है। इसका मतलब जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमता है उसका परिक्रमण काल जो होता है वो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा या दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि परिक्रमण काल का जो वर्ग है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, वह सूर्य और ग्रह के बीच की जो दूरी होगी उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम कह सकते हैं उसके सेमी मेजर एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम सेमी मेजर एक्सिस वर्ड यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही लॉ में बता दिया था कि जो उसका पाथ है प्लैनेट का वो कैसा है, इलेप्टिकल है, इसलिए हम सेमी मेजर एक्सिस यूज़ कर सकते हैं। नाउ डेरिवेशन में आते हैं थर्ड लॉ के। तो फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि जो सेमी मेजर एक्सिस ए होता है उसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, जो हमने सांकों के सूत्र से लिया था, जहां नाभिलंब की लंबाई एल का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय ए होता है। सो बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। और अगर हम एल का फॉर्मूला निकालें तो एल का फॉर्मूला हमारे पिछले फर्स्ट डेरिवेशन में फर्स्ट लॉ में एच स्क्वायर बाय जी एम आया था। सो एल के प्लेस पे यदि रखें तो बी स्क्वायर बाय ए इक्वल टू एच स्क्वायर बाय जी एम। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती है एच स्क्वायर ए बाय जी एम। अब हम देखें कि प्लैनेट का जो रिवॉल्यूशन होता है या जो टाइम पीरियड, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, वो एक्चुअली टी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ इलिप्स का जो फॉर्मूला है वो पाई ए बी है। ए सेमी मेजर एक्सिस और बी सेमी माइनर एक्सिस है। और एरियल वेलोसिटी, डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर कि एरियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला था वो h बाय 2 आया था। l बाय जो 2m की वैल्यू हमने निकाली थी, है ना, तो h बाय 2 आया था। अब हम इसे ट्रांसफ़र करें 2 को, तो 2 पाई a बाय ए बी बाय h, बोथ साइड हमने स्क्वायर लिया तो 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर, जिससे h स्क्वायर कैंसिल हुआ और b स्क्वायर इक्वल टू एच बी की वैल्यू हमने रखी एच स्क्वायर ए अपॉन जी एम, जिससे एच स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो टी स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब बाय जी एम के फॉर्म में मिली। दैट मीन्स 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इज ए कॉन्स्टेंट, सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये आपका थर्ड लॉ प्रूफ होता है यहाँ पर। तो ये केपलर का कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ है। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ मेंशन की है कि यदि हम सन को, जो उसका सन को अगर हमने स्टेशनरी नहीं माना है, अगर हमने सन को स्थिर नहीं माना है, तो उस कंडीशन में हमें उसका मास जो लेना पड़ेगा वो म्यू लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ हम सन को क्या मान रहे हैं, स्टेशनरी मान रहे हैं। मतलब यदि हम सन को ये माने कि सन मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में हमें उसका द्रव्यमान जो लेना पड़ेगा वो समानित द्रव्यमान लेना पड़ेगा म्यू। लेकिन यहाँ पर हम समानित द्रव्यमान ना लेके उसे एम ही इंडिकेट कर रहे हैं, स्मॉल एम। इसका मतलब हमने यहाँ पर सन को क्या माना है, स्टेशनरी माना है। आगे स्टूडेंट्स हम देखेंगे ग्रेविटेशनल लॉ को हम कैसे केपलर्स के लॉ से डिड्यूस कर सकते हैं, उसको डिराइव कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है कि किसी भी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने के लिए एक आवश्यक बल की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। यहाँ भी वही बात है कि प्लैनेट जो है उस पर सन जरूर एक फोर्स लगा रहा होगा, तो उसे मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, या जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। और उसका सूत्र होता है F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, या अगर एंगुलर फॉर्म में देखें तो m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू 1 रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई बाय टी रखी हमने, जिससे F का फॉर्मूला हमारे पास 4 पाई स्क्वायर m r बाय टी स्क्वायर आया। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स की थर्ड लॉ हमें बताता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। तो यदि इक्वेशन नंबर 1 में हम टी स्क्वायर के प्लेस पे के आर क्यूब वैल्यू पुट करते हैं
तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो होगी 4π² mr अपॉन KR3। दैट मीन्स 4π² K इंटू m/r²। सो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर डिस्टेंस के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी निकाय है वो एक दूसरे को उसके द्रव्यमान के कारण उस पर हमेशा क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। उस बल का मान अगर द्रव्यमान या पिंड ज़्यादा बड़ा होगा तो बल ज़्यादा होगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, वह बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो ये क्लियर हो गया, यह बल केवल सन और प्लैनेट के बीच ही एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि कोई भी दो मास की पर्टिकुलर बॉडी यदि यूनिवर्स में है तो उनके बीच ये बल लग सकता है। इसलिए इस बल को हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कहा। तो ये प्रूफ होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी इसमें क्लियर ना हो तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है। जहां समझ में आए उसे पॉज कीजिए, उसे ठीक से देखिए और डिराइव कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।